आपको चर्चा करूं तो अच्छा हो गया, ठीक है। ये तो मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब जैसा कि हम लोग इस समय उपस्थित हैं महिला पर्यवेक्षक के क्लास में, और इसमें अगर आप लोगों ने सिलेबस का एनालिसिस किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे सिलेबस को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। और उसमें से एक भाग है क्या, प्रबंधकीय गुण, है ना। और प्रबंधकीय गुण से जो टोटल आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 45। तो अभी हम लोग सिलेबस पर आए, इसके लिए जरूरी है कुछ मूलभूत बातों को जान लेना, ठीक है। तो सबसे पहले जितने लोग महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हैं उन सारे विद्यार्थियों के लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले महिला पर्यवेक्षण का अभी तो जो जब तक की वैकेंसी नहीं आती है अपना सिलेबस जारी नहीं करता है ना। तो एक आशंका है कि थोड़ा बहुत अगर वो चेंज भी करेगा तो बहुत ज्यादा नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ही करेगा अगर करेगा तो। अगर नहीं करता है तो जो इसके पहले एग्जाम हुआ है और जो सिलेबस रहा है उसी के अनुसार हमें अपनी तैयारी को अंजाम देना होगा। तो आपके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास ये महिला सुपरवाइजर का क्या होना चाहिए, आपके पास ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी सिलेबस होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। फिर इसके बाद आपके पास स्टडी मटेरियल होनी चाहिए, मतलब कि अध्ययन सामग्री कि हमें कहां से पढ़ना है। और फिर तृतीय चरण में आपके टेबल पर होना चाहिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक, है ना। मतलब जो इसके जस्ट पहले हुआ है उसमें कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उनका लेवल क्या है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो उससे अब आगे की चरण, जैसा कि शिवानी ने बताया था कि हमें अगर जिनकी जो बिल्कुल नया कर रहे हैं उनके लिए तो सब कुछ नया नया है, तो अभी उनको पता ही नहीं है कि हमारा क्या तैयार है और क्या तैयार नहीं है ना। उनके लिए तो सब कुछ नया है, तो सब कुछ नए तरीके से तैयार करना है, तो उनको तो सारा पढ़ना है अभी, है ना। लेकिन जिसकी बात शिवानी ने भी किया कि हमें पढ़ने से पहले हमें एनालिसिस करके ये देखना है कि हमारा कौन सा पक्ष कमजोर है और कौन सा पक्ष स्ट्रांग है, मजबूत है ना। तो हम जो मजबूत है उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे और जो कमजोर है उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि सारे एक लेवल पे आ जाए, है ना। लेकिन ये लागू होता है उन विद्यार्थियों पर जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है ना। तो वो अपना एनालिसिस करेंगे और इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि परीक्षा में सफल होने के लिए जो सबसे जरूरी बात होती है वो होती है, शिवानी ने जो कहा वो रणनीति। क्या रणनीति? देखो कहा भी गया है कि आधी लड़ाई हम रणनीति से और आधी लड़ाई युद्ध सामग्री से। अगर युद्ध सामग्री बहुत अच्छी है लेकिन रणनीति सही नहीं है तो भी हम विजय हासिल नहीं कर सकते, और रणनीति बहुत अच्छी है लेकिन युद्ध सामग्री नहीं है तो भी हम युद्ध को जीत नहीं सकते, है ना। तो अगर युद्ध जीतना है तो दोनों की जरूरत है ना। और इसी रणनीति के तहत मैं ये सारा चर्चा किया हूं कि आपको सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसमें से बहुत सारे लगभग मैक्सिमम विद्यार्थी ऐसे ही हैं जिनको अभी कुछ पता नहीं है, बस उनको ये पता है कि उन्हें महिला सुपरवाइजर बनना है, इसके सिवा कुछ पता उतना नहीं है। और ये पता है कि हमें पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, शायद इनकी जानकारी ना हो और समय बहुत कम है।
आपका फिक्स है कि आपका एग्जाम अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्या होगा, 28 फरवरी को आपका एग्जाम हो जाएगा। और आज जो डेट है वो क्या है, 2 जनवरी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें समय को कैलकुलेट करना है कि कितना दिन बचे, 56 डेज, और वन डेज में 24 आवर्स होते हैं। तो 24 आवर्स तो कोई पढ़ेगा नहीं, बहुत सारे काम है, सोना भी है, तैयार भी होना, तमाम सारे है ना। अच्छा, कुछ लोग कार्यरत होंगे तो वो भी देखना, ऑन ड्यूटी है तो वो भी देखना है। तो आप ये निकालिए उसमें से कि पढ़ने के लिए आपके पास कितना समय है ना, और फिर वो सिलेबस और वो समय उसके साथ सामंजस्य बैठाइए, कोऑर्डिनेट करिए, तो आपको पता लग जाएगा कि हम एक दिन में कितना पढ़ेंगे, तो हम एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। क्योंकि अगर हम आधी अधूरी तैयारी के साथ युद्ध लड़ेंगे तो जीतने की संभावना नहीं के बराबर है। हमें तो पूरी तैयारी के साथ युद्ध लड़ना है, यानी पूरा सिलेबस पढ़ना है, पता नहीं कहां से क्या आ जाए। हाँ, अब वो बात अलग है जो बात शिवानी ने कहा था कि बीच बीच में एनालिसिस जरूर करना है। पता चले कि आप वो पढ़े जा रहे हो जहां से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ये भी उसका हिस्सा, और वो छोड़ दे रहे हो जहां से बहुत ज्यादा आता है। तो हमारी रणनीति क्या कहती है कि हमें वो पोर्शन ज्यादा पढ़ना चाहिए जहां से ज्यादा आता है, और जहां पे इससे कम पूछा जाता है वहां पे कम फोकस करना है। वो भी तब जब आपके पास तैयारी के लिए केवल 56 डेज बचे हैं। चलो सालों साल होता तो बात अलग है ना। तो अभी ये परीक्षा पिछले साल प्रस्तावित था कि अक्टूबर तक होगा, लेकिन वो पोस्टपोन होते होते वहां तक आ गया। तो जो लोग लगातार उधर 3-4 महीने पढ़ा, फिर ये गैप अक्टूबर से फरवरी तक का गैप है, इसमें भी वो पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर है। अब वो इन चीजों पर काम करेंगे, और जो बिल्कुल भी अभी शुरू किया गया है यहाँ से, उसको तो उसके लिए तो सब कुछ नया नया, सब पढ़ना है, सब देखना है, सब करना है ना। तो उनके लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, नो डाउट। और इसमें न मेरा दोष है ना आपका दोष है, आप सीरियस नहीं थे और हमें पता नहीं थे कि आपको ये करना। तो जो बीत गया उसको भूल जाना है कि हम ये कर लिए रहते, वो कर लिए रहते, ये वो फलाना नाम का। अब उन बातों का कोई मतलब नहीं है। जब से जागो तभी सवेरे, है ना। तो अब जो 50 डेज बचे हैं, इसमें हम कैसे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसको हमको सोचना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से अगर हम पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत करेंगे, तो हो सकता है न कर पाए। तो पढ़ते समय हमें रणनीति ये जरूर अपनानी पड़ेगी कि कहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज्यादा आते हैं, ज्यादा फोकस करना है, जहां से कम आता है वो कम। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो अब समझ में आ गया हो कि मैंने क्यों कहा था शुरू में कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, उसी से तो ये कर पाएंगे। अगर वो नहीं है तो कैसे डिसीजन ले पाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्या ज्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग डेली बात करेंगे इस पे, है ना। और आज मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। तो जितना आपका सिलेबस हो उसमें मैंने कहा, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रबंधकीय गुण यानी मैनेजियल एट्रीब्यूट, मतलब प्रबंधकीय गुण। क्योंकि कोई भी संगठन हो, चाहे लोक हो या निजी, उसकी सफलता निर्भर करती है उसके प्रबंधकीय गुणों। जिस भी संस्था का मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतना ही वो संगठन अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, है ना। और जो ये प्रबंधकीय कार्य करता है ना, तो इसमें दो बातें हैं, एक प्रबंधक और एक जो प्रबंधन करता है। तो प्रबंधन एक क्रिया हो गई और जो करता है वो इसके करने वाले यानी करता हो गया। तो प्रबंधक में जितना अच्छा प्रबंधकीय गुण होगा उतना ही अच्छा वो मैनेजमेंट होगा, उसका प्रबंध होगा। और जितना अच्छा प्रबंध होगा उतना ही अच्छा वो
अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, वहां पे लीड करना है, नेतृत्व करना है। किसका नेतृत्व करना है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, है ना। आप टीम लीडर, अब आपसे बड़ा अधिकारी जो सीडीपीओ आपको लीड करेगा, आपको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर आपको अपने अधीनस्थों को बताना पड़ेगा कि क्या करना और क्या नहीं करना है, जो करना है कैसे करना है, कितने समय पर करना है। यानी आपका काम है नीतियों का इंप्लीमेंट करना, क्रियान्वित करना। क्योंकि जब तक कोई भी नीति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, जब तक उसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होगा, सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, तब तक वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। तो इसमें प्रबंधकीय गुण में अगर आपने पाठ्यक्रम का एनालिसिस किया होगा तो इसको मेनली 5 स्टेप, 5 चरणों में बांटा गया है या 5 टॉपिक्स में बांटा गया है ना। इसमें आप ध्यान से दीजिए, मैंने आप लोगों को कल मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, पिछली बार पढ़ाया था तो प्रोवाइड कर दिया था, इस बार वो कल ले आऊंगा, वो मिस फाइल में है तो कल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज मैं अभी आपको ऐसे मौखिक रूप से बता दे रहा हूं कि इसमें जो पहला चैप्टर है वो क्वेश्चन है, और वो चैप्टर है संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। और इन प्रश्नों की संख्या होगी 12 में से, कुल 45 में से 12 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। फिर जो दूसरा चैप्टर है वो है विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार। और इससे टोटल प्रश्न 10 पूछे जाएंगे 45 में से, ठीक है। इसी तरह जो तीसरा चैप्टर है वो है नेतृत्व विकास, और इसमें नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस में समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। इससे क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे 8, ठीक है। फिर जो चौथा चैप्टर है वो है संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध, और इससे कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 7, ठीक है ना। फिर 5वां और अंतिम टॉपिक होगा सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन। इसमें आपको समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी और सामुदायिक मोबिलाइजेशन, इससे टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 8। तो ये कुल मिला के ये जितना मुझे पढ़ाना है मैंने उतने का एनालिसिस किया। तो अब यहीं पर ये कुल मिला जुला के आपका पहले चैप्टर से 12, दूसरे से 10, तीसरे से 8, चौथे से 7 और फिर 5वें से 8 क्वेश्चन। तो ये कुल मिला के 45 क्वेश्चन के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। और इसमें जो पहला चैप्टर है संचार एवं परामर्श कौशल, और इसमें देखिए जो 4th है वो है संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति और माध्यम। तो एक बात मैं बता दूं कि संचार या संप्रेषण, संचार या संप्रेषण एक ही बात है, क्योंकि दोनों को अंग्रेजी में एक ही बात बोलते हैं, क्या? कम्युनिकेशन, है ना। तो इसने 2 बार में 2 शब्दों का प्रयोग किया, एक जगह संचार लिखा और एक जगह संप्रेषण लिखा, है ना। जबकि अंग्रेजी दोनों की क्या हो गई? कम्युनिकेशन, सेम है ना। तो इसको लेकर के जो पहला जहां से 12 क्वेश्चन आएगा वो क्या रहेगा? 2 अपठित गद्य। अपठित का मतलब क्या होता है? जिसको आपने पढ़ा नहीं है ना, वो दे देगा स्टेंजा, आप पढ़िए समझिए और उसके आधार पे आप उत्तर देना रहेगा, है ना। 12 प्रश्न लगभग ऐसे। लेकिन वो तभी दे पाएंगे जब आप जो 4th है कि संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम और अवरोध, जब ये पढ़े रहेंगे, संचार समझे रहेंगे, तभी संचार पर आधारित जो अपठित गद्यांश आएगा उसको आप पढ़ेंगे और वहां से उत्तर दे पाएंगे। तो आपको सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि संचार या संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन होता क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
अगर पहले जब हमें बेस कंसेप्ट इसका पता हो जाएगा तो जो इस पर आधारित अपठित गद्यांश आएगा जहां से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी हम कर ले जाएंगे। तो केवल संचार से अगर हम एनालिसिस करें तो संचार की परिभाषा प्रकृति वाले से 7 और 12 अपठित, यानी 12, 7, 19 है ना। हाँ नहीं 7 है ना, 7 है, हाँ 7 है। तो 12, 7, 19 यानी 45 में से 19 क्वेश्चन केवल एक चैप्टर है ना। तो जिसमें जो चौथा चैप्टर है जो 7 नंबर वाला है वो तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो समझेंगे कि संचार होता क्या है। जब ये समझ लेंगे तो इस पर जो आएगा 12 नंबर का अपठित वाला वो हम आराम से कर ले जाएंगे, है ना। जो 12 तो 12, 7, 19 तो केवल यहीं से कवर हो जाएगा, है ना। और मैं जैसा कि शुरू में बताया और फिर अब प्रसंग आने पर बता रहा हूं कि संचार किसी भी संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। शायद इसी के महत्व को देखते हुए किसी विचारक ने इसको संगठन का प्रथम सिद्धांत कहा है और वो है रेणु एंड त्रिपाठी। कौन बताएगा? हाँ मिलेट पढ़ाया था ना मैंने, अगर रिकॉल करो आप तो मैंने पढ़ाया था लास्ट, है ना, अक्टूबर और कब वो अगस्त में, शायद जुलाई अगस्त में या अगस्त सितंबर में, देख लेना मैंने पढ़ाया था ना ये बात, क्योंकि तब अक्टूबर में प्रस्तावित था तो उस समय हम लोगों ने पढ़ाया था। तो कई बार क्या होगा कि ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किसने संचार को संगठन का प्रथम सिद्धांत माना है, यही कर देगा। तो चलो ये तो हम लोग विचारकों का बाद में देखेंगे, और वो जो जिस विचारक ने जैसे स्टेटमेंट दिया है वो हम लोगों को एज इट इज उसी तरह से हमको याद करना पड़ेगा, है ना। और वो वही या तो स्टेटमेंट ऊपर दे देगा तो नीचे उन विचारकों के नाम दे देगा और बताना रहेगा कि किसका है, फिर वहां से हम कर ले जाएंगे। और या फिर ऊपर ऐसे दे देगा कि मिलेट ने संचार को कैसे परिभाषा दिया है, या निम्न परिभाषाओं में से संचार पर दी गई परिभाषा मिलेट की कौन सी है। तो 4 ABCD रहेगा, उसमें से आप कर ले जाएंगे। तो 2 तरीके से यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तीसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक तरफ परिभाषा 4 दे देगा और 4 विचारकों के नाम दे देगा और वो आपको सुमेलित करना रहेगा। तो वो तभी कर पाएंगे जब आपको विचारकों की परिभाषा याद होगा, है ना। वो टोटल फैक्ट है, समझने वाली कोई बात नहीं है। वो आज इट इज जैसे है बिल्कुल वैसे ही हमें याद कर लेना है ना। वो मैं आपको सारा लिखवा दूंगा, है ना। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि संचार होता क्या है, मतलब संचार क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। अच्छा, जो हमारे और आपके बीच में हो रहा है वो क्या है? यही संचार है। यानी संचार का मतलब यह है कि 2 व्यक्तियों के बीच होने वाला बातचीत, विचारों का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, इसी को हम क्या बोलेंगे? संचार। अब सवाल यह है कि संचार में कितने तत्व होते हैं, संचार में क्या क्या होता है। तो संचार में मैंने 5 चीजें पढ़ाया था। रेणु और त्रिपाठी दोनों में से किसको याद है? हाँ बोलो। सेंडर होता है जी, प्रेषक, बिल्कुल। देखो मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं इसको समझने के लिए कि संचार में कौन कौन से तत्व होते हैं, कैसे होता है ये। तो संचार में सबसे पहले होता है आपका प्रेषक, ठीक है ना। अब प्रेषक के बाद क्या होता है? सूचना, कि हमें कौन सी सूचना देनी है। तो दूसरे चरण पर हो जाता है आपका संदेश या सूचना, है ना। और फिर
इसके बाद से क्या होता है? माध्यम। कि किस माध्यम से हम दे रहे हैं, है ना। तो तीसरा क्या हो गया आपका? माध्यम। और चौथा किसको दे रहे हैं, यानी कि सूचना प्राप्तकर्ता, रिसीवर। सूचना प्राप्तकर्ता, सूचना प्राप्तकर्ता। और इसके बाद उस तक सही सूचना पहुंची कि नहीं पहुंची, इसके लिए क्या? प्रतिपुष्टि या फीडबैक। हाँ, हिंदी में प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि या फीडबैक। फीडबैक। और ये फीडबैक देना किसको है? प्रेषक। तो इतनी बात समझ में आई आपकी। अब इसको क्या बोलेंगे? एनकोडर। और इसको क्या बोलेंगे? डिकोडर, है ना। एनकोडर वो जो सूचना प्रेषित कर रहा है, तो प्रेषक भी कहते हैं, एनकोडर भी कहते हैं। और जो प्राप्त कर रहा है वो डिकोडर, जो डिकोड करता है वो, है ना। अभी अच्छा, क्या संचार केवल सूचनाओं का आदान प्रदान है या कुछ और भी है? केवल है ना। संचार केवल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं, हाँ, विचारों भावनाओं वो भी सब ठीक है। यहां महत्वपूर्ण बात है जो वो ये है कि एनकोडर यानी सूचना भेजने वाला जो सूचना भेजा, जिस रूप में भेजा, क्या उसी रूप में प्राप्तकर्ता ने प्राप्त किया, तब होगा संचार, अदरवाइज नहीं। मतलब जैसा हम समझते हैं, जैसा हम जानते हैं, उसी रूप में अगर आप भी जान गए, आप भी समझ लिए, तब तो संचार हुआ। अदरवाइज हमने कहा कुछ और, बताया कुछ और आपने समझा कुछ और, तो ये संचार नहीं। यानी कहीं ना कहीं संचार साझी सूचनाओं की साझी समझ, साझा मतलब कॉमन, समान, दोनों, मतलब जो हम जानते हैं वही आप भी, है ना। तो एक तो संचार में एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी प्रक्रिया कैसे? कि देख रहे हो ना, ये प्रेषक से यहां तक की और फिर प्राप्तकर्ता से प्रेषक तक की, तो द्विमार्गी प्रक्रिया। अब द्विमार्गी प्रक्रिया का और भी उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे अगर आप महिला सुपरवाइजर हो, आप आंगनबाड़ी को सूचना दोगे और वो जो रिपोर्ट बना के भेजेगी, वो आदेश देगा क्या क्या करना, और फिर वो ऐसा कितना हुआ इसकी रिपोर्ट बना के वो सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर भेजेगी। इसी तरह से आपके सीडीपीओ आपको भेजेंगे और आप रिपोर्ट बना के उनको भेजेंगे। ये क्रम शासन तक चलता रहेगा ऊपर, है ना। तो ये प्रक्रिया इसमें होती है संचार में। तो मेरे ख्याल संचार समझ में आया? अभी तक जो पढ़ाया गया, समझाया गया, बताया गया, वो समझ में आया कि हम संचार कहते किसे हैं? आ रहा समझ में सभी को? किसी को कोई डाउट? अच्छा, मेरे भाषा को लेकर के या प्रोनाउंसिएशन को लेकर के कोई? अब ठीक है, धन्यवाद। तो क्लियर है सभी का? वो हम बातें बाद में कर लेंगे, अभी ये, है ना। तो क्लियर है अभी तक? क्योंकि जितना पढ़ते जाए उतना समझते जाए, तब तो आने का मतलब है। और नहीं आए, क्लास किए, चले गए और कुछ पाए नहीं, तो क्या मतलब है उसका? तो जितना पढ़ा जाए उसको साथ साथ में समझते चलना भी है ना। तो मेरा ख्याल है इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा एक बात और, ये माध्यम है ना, माध्यम पर एक आउटलाइन आज दे रहा हूं, है ना। तो अब संचार के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे उसके प्रकार हो सकते हैं। जैसे कई बार हम सूचनाओं को क्या करते हैं, मौखिक और लिखित,
है ना। दो तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कैसे कैसे? मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब जब बोल करके दे रहे हैं तो क्या होगा? मौखिक। और जब हमने लिखित में दिया तो वो क्या हो जाएगा? लिखित। जैसे कि अभी जो समझा रहा हूं, अभी कौन सा संचार हो रहा है? मौखिक। और यही नोट्स प्रोवाइड कर दूं, लिखित होगा, है ना। अच्छा, इसी तरह संचार के बहुत सारे माध्यम भी होते हैं। जैसे एक होता है श्रव्य, एक दृश्य, और एक दृश्य और श्रव्य दोनों होता है। समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा, पूछ लूं मैं? हाँ, अच्छा, मतलब सभी की अनुमति है तो मैं एक एक करके पूछ लूंगा। हाँ, सबसे पहले हमें आप श्रव्य का उदाहरण दीजिए। बोल के, हाँ हाँ, यही मतलब आकाशवाणी से जो हम आकाशवाणी से, एफएम से, ये है ना, रेडियो से जो हम सुनते वो क्या होता है? श्रव्य होता है, सुन के होता है, हम देखते नहीं। अच्छा, वही ये श्रव्य और उसके बाद से दृश्य, मतलब देख करके। तो नहीं नहीं नहीं, जल्दीबाजी मत दिखाइए अभी, है ना। अभी एक एक समझिए। देख करके मतलब कहीं स्टैचू लगा हुआ है, कोई सूचना लिखा हुआ है, अखबार है, मैगजीन है, किताबें, ये सब क्या देख करके सूचना मिलती है हमें, तो वो दृश्य हो गया। और अब तीसरा है दृश्य और श्रव्य दोनों। अब जो आपने उदाहरण दिया वो कि हम टीवी में आवाज भी सुनते हैं और उसके अनुसार देखते भी हैं। फिल्म हम क्या करते हैं? देखते भी हैं और सुनते भी हैं, है ना। फिर इसी तरह कहीं नाटक का मंचन हो रहा है तो वो हम देखते भी हैं और सुनते भी। सम्मेलन हो रहा है, वो क्या देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, जनरली कम्युनिकेशन तो वो होता है टू वे ही होता है ना। दो तो होते ही, एक वक्ता और एक श्रोता, है ना। तो कई बार क्या होता है गोष्ठी वगैरह में, चाहे कभी उस तरह का होता है, हम नेताओं को तो सुनते हैं लेकिन अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचाते हैं, तो वो क्या हो गया? वन वे कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन संचार में टू वे कम्युनिकेशन होता है। जब हम ताली बजा के करते हैं तो वो संदेश दे रहे हैं कि हाँ, आपकी बात समझ में आ रही, आपने जो कहा वो सही कहा, है ना। तो कहीं ना कहीं वहां पे वो संचार हो जाता है, सांकेतिक। क्या हो जाता है? सांकेतिक रूप में होता है ना। तो एक तो लिखित, आप या तुम बोला नहीं, संकेत कर दिया, आओ या जाओ, तो ये भी तरीका है आपका, है ना। एक ओवरऑल व्यू आया होगा आपके दिमाग में। और क्या इसकी जरूरत आपको एमएस बनने में नहीं है? बिल्कुल है। बिना इसके न तो आप अपने उच्चाधिकारी से आदेश नहीं ले पाओगे और ना ही अपने नीचे वाले को दे पाओगे, ना ही उनसे वो ले पाओगे, ना आगे को भेज पाओगे। तो ये जो जिस पद पे आप जा रहे हो, अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, संचार का गुण नहीं है, तो क्या यह संभव है? आपको पता ही नहीं है कि हमें क्या कराना है और किससे कराना है, कैसे कराना है। तो जिसका कम्युनिकेशन स्किल आज के डेट में सफल वही है जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल है ना। कि कितना बेहतर तरीके से आप सूचनाओं का आदान प्रदान कर पा रहे हैं, उतना ही संगठन को आप आगे ले जा सकते, है ना। पता चले आपने सोच लिया कि हमें क्या क्या करना है, किससे करना है, कैसे करवाना है, अगर हम बताएं नहीं उसको तो सपने तो आ नहीं रहे हैं उसको, है ना। तो हमें उसके साथ संचार करना पड़ेगा। अच्छा, आज तो तमाम संचार के नए नए साधन उपलब्ध हैं, है ना। पहले तो क्या हो रहा था, फेस टू फेस मिलके एक ही माध्यम था।
आज तो संचार के बहुत सारे साधन है। ग्रुप बनाया, एक ईमेल लिखा और सब। पहले आपके 7-8 अगर आपके अंदर हो आपके अधीनस्थ तो एक एक को फोन करना पड़ता था। अब आज और बात वही बताना है सभी को, लेकिन आज आपने ग्रुप बनाया, लिखित में वो डाल दिया और सभी तक पहुंच गया। लेकिन एक बात और, इसका प्रयोग करते समय अब सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि अगर जिसका तत्काल प्रभाव हो वहां पे हमें लिखित में नहीं, मौखिक उस व्यक्ति को पता चले। आप कई बार हम क्या होता है व्हाट्सएप में सूचना डाल देते हैं, अगला पढ़ेगा तू जानेगा ना उसको कब आना है, क्या करना है, नहीं करना है। उसने पढ़ा ही नहीं और आपको पता है हमने तो इतिश्री कर दिया, आपने भेज करके, आपको लग रहा है हमने तो भेज ही दिया था, हमारा क्या दोस्त। उसने पढ़ा ही नहीं। अच्छा, और भी काम है, 24 घंटा वो लेके बांध करके वही थोड़ी बैठा हुआ है ना, देर भी हो सकती है। तो जिसका प्रभाव दूरगामी, हमें वैसे में क्या लिखित बाद में जब देखेगा करेगा वो, लेकिन इमीडिएटली जो तत्काल प्रभाव से जो लागू करना है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? फोन करके बताना पड़ेगा। तो ये स्किल जिसमें है ना, वो बेहतर प्रशासक या मैनेजर, प्रबंधक सिद्ध हो पाएगा। और जिसमें गुण नहीं रहेगा वो उतना बेहतर नहीं कर पाएगा, उतना बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएगा, सही समय पर नीतियों का क्रियान्वयन नहीं कर पाएगा। अब जिन नीतियों का क्रियान्वयन ही नहीं होगा तो जो उद्देश्य के लिए नीति बनाई गई है क्या उसकी प्राप्ति होगी? नहीं। आप जिस विभाग के तहत काम करने जा रहे हो उस विभाग का क्या नाम है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या विभाग। तो उसके नाम में ही ये बात निहित है कि वो मंत्रालय किसके लिए काम कर रहा है? महिला और बच्चों के लिए, विकास के लिए, है ना। वो जो भी नीतियां बनाएगा, लागू करवाना किसके लिए? महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए। तो यदि सही तरीके से मंत्रालय से लेकर और नीचे का स्तर तक अगर सूचनाओं का सही ढंग से आदान प्रदान न हो तो क्या एक बेहतर नीति का निर्माण हो पाएगा? नहीं। वे या अगर निर्माण हो गया और वो क्रियान्वयन का स्तर तक नहीं पहुंचा तो क्या बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो पाएगा? और नहीं होगा तो क्या जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा? नहीं, सवाल नहीं। तो मुझे लगता है इसके वजह से ये कितना इंपॉर्टेंट है संचार, कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं ये भी पता चल गया होगा आपको, है ना। और ये कोई भी संगठन हो, कोई भी विभाग, मतलब चाहे लोक संगठन हो या निजी संगठन हो, कोई भी विभाग है ना, जितने सरकार के विभाग होते हैं सारे विभागों पर समान रूप से बात लागू होती है। क्योंकि जब तक प्रॉपर ढंग से संचार नहीं होगा तब तक हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्या बात है? तो आइए हम लोग सबसे पहले एक संचार की सामान्य परिभाषा देखते हैं और फिर इसके बाद से अकॉर्डिंग टू विद्वानों का, क्योंकि हम लोग लगभग आधे समय चर्चा करेंगे और आधे लिखवाएंगे, क्योंकि लिखवाने में ज्यादा समय लगता है, चर्चा करने में कम होता है ना। अभी चूंकि समय है तो ऐसे करते हैं, अगर समय बहुत कम पड़ने लगा तो हम लेक्चर दे दिया करेंगे और फिर बाकी स्टडी मटेरियल्स आप पढ़ सकते हो, है ना, क्वेश्चन कर सकते हो। फिर अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा कुछ लिखवाते हैं, है ना। जिन लोगों ने पहले से कर रखा है वो साथ साथ दोहराते चले और उसमें देखे कि कहीं पर कोई दिक्कत है। अच्छा, हाँ, वो तो चीजें आती ही रहती हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना। तो सबसे पहले आप लिखिए। हाँ जी, हाँ, सबसे अच्छा यही है कि लिखने से याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो क्या है, किताबों में क्या नहीं है, नोट्स में क्या नहीं है, तो क्लास आने के लिए क्यों आप आए? वो इसीलिए क्योंकि लिखे भाई, यहां पर भी संचार हो रहा है। क्या हाथ अपने मन से लिखता है क्या? मस्तिष्क जो संकेत देता है वही तो हाथ लिखता है ना। तो लिखने का फायदा ये होता है कि जब हम बोलेंगे आपके दिमाग में जाएगा और तब यहां देंगे तो दिमाग में जितना देर रुका स्थिर हो जाएगा, वो बात आपको
याद हो जाएगी। इसीलिए लिखने का महत्व सबसे अधिक है। अच्छा, इसी पर एक टिप्स भी दे देता हूं मैं, है ना, कि रीड वंस, क्या, रीड वंस एंड थिंक ट्वाइस एंड राइट थ्राइस। मतलब एक बार पढ़िए, 2 बार सोचिए कि आपने पढ़ा क्या, और 3 बार लिखिए। कुल कितनी बार होगी? 6 बार। कोई चीज छूटेगा ही नहीं, आपसे बचेगा ही नहीं, है ना। तो हालांकि 3 बार लिखना थोड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक एक बार तो हो ही सकती है, तो भी 3 बार हो जाएगा, है ना। 60% तक तो कवर हो ही जाएगा। क्योंकि जब हम पहली बार कोई बात पढ़ते हैं तो 20% याद होता है और 80% भूल जाता है। दूसरे चरण में 40% याद होता है, 60% भूलता है। तीसरे में क्या, ये 60% याद और 40% भूला। चौथे चरण में वो, तो अगर हमने एक बार पढ़ा, 2 बार सोचा और 1 बार लिख दिया तो 4 हो गया, 80%। इससे ज्यादा मेरिट जाती नहीं है। 75% मैक्सिमम। आप देखो 200 में 147 पर सिलेक्शन हो जाता है, 150 पर, है ना। 75% हुआ, तो हम तो यहाँ 80% की बात कर रहे हैं, तो संदेह रह ही नहीं जाएगा। लेकिन ये काम करना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, तो लिखिए कि संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। यह एक लैटिन शब्द कम्युनियस से है, नियत से बना है, जिसका अर्थ है सामान्य यानी कॉमन। जिसका अर्थ है सामान्य यानी कॉमन, है ना। अब सामान्य कैसे, कि जो बात हम समझे वही आप भी, वही आप भी, वही आप भी, तो जनरलाइज हो गया, सबने वही समझा जैसा एक ने समझा, तो क्या हो गया, वो सामान्य हो गया सबके लिए विशेष। और विशेष रहना, विशेष तब था जब वो किसी एक तक सीमित था, है ना। लेकिन सब जगह पहुंचा, यानी वो सामान्य कहीं ना कहीं। अगला लिखे कि संचार एक मार्गी प्रक्रिया की 2 मार्गी, 2 मार्गी, क्योंकि एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता, है ना। एक बोलने वाला और एक सुनने वाला, एक बताने वाला, एक करने वाला। तो हमेशा कहीं ना कहीं ये क्या है, 2 मार्गी। अच्छा, यही क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ, देखो ऐसे कर देगा कि संचार एक प्रक्रिया है, 1 मार्गी, 2 मार्गी और 3 मार्गी या 4 मार्गी, आप 2 कुछ और भी दे दे, तो उसमें से आपका सही विकल्प क्या होगा, 2 मार्गी, है ना। प्रेषक यानी कि एनकोडर और प्राप्तकर्ता यानी डिकोडर। ठीक, तो लिखिए संचार एक प्रकार से द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, अनुभवों, ज्ञान, तथ्यों एवं प्रभावों का आदान प्रदान होता है, एवं प्रभावों का आदान प्रदान होता है। प्रभावों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। इससे और क्लियर हो गया होगा आपका संचार क्या। नेक्स्ट एक और देखते हैं, देखिए संचार एक ऐसी व्यवस्था है, संचार एक
ऐसी व्यवस्था है, हाँ बिल्कुल ऐसे लिखना है पॉइंट वाइज, ठीक। संचार, ये अपने बगल वाले राष्ट्र का देख लेना, ठीक लिख रहे हैं ना, पॉइंट वाइज लिख रही है ना वो भी, हाँ ठीक। तो संचार एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को उनके लक्ष्यों, उद्देश्यों, जो लोगों को उनके लक्ष्यों, उद्देश्यों, प्रयासों और हितों को सामान्य दृष्टिकोण प्रदान करता है, और हितों को सामान्य दृष्टिकोण प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, संचार व्यक्तियों के मध्य विचारों, आकांक्षाओं, भावनाओं, इच्छाओं आदि के विनिमय की एक प्रमुख विधि है। आदि के विनिमय की एक प्रमुख विधि है। नेक्स्ट पॉइंट, साधारण बोलचाल की भाषा में, हाँ साधारण बोलचाल की भाषा में संचार शब्द का प्रयोग, संचार ये लिखा है ना, अच्छा हाँ, साधारण बोलचाल की भाषा में संचार शब्द का प्रयोग, संचार, संप्रेषण, कम्युनिकेशन तीनों एक ही बात है ना। तो संचार शब्द का प्रयोग ज्ञान प्रसार अथवा सूचना भेजने के अर्थ में किया जाता है, अथवा सूचना भेजने के अर्थ में किया जाता है, सूचना भेजने के अर्थ में किया जाता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, संचार अर्थपूर्ण संदेशों का ऐसा पारंपरिक आदान प्रदान है। संचार अर्थपूर्ण संदेशों का ऐसा पारंपरिक आदान प्रदान, मतलब लेना और देना, आदान प्रदान है जिसका उद्देश्य आपसी समझ को उत्पन्न करना, आपसी समझ को उत्पन्न करना तथा पारंपरिक मानव व्यवहार को प्रभावित करना है। पारंपरिक मानव व्यवहार को प्रभावित करना है। नेक्स्ट,
संचार दो तरफा यातायात, टू वे ट्रैफिक। संचार दो तरफा यातायात, देखते हो ना, एक तरफ से लाइन जा रही, एक तरफ से आते हैं लोग, अप डाउन, है ना। तो संचार दो तरफा यातायात यानी टू वे ट्रैफिक की तरह है। दो तरफा यातायात यानी टू वे ट्रैफिक की तरह है। इसका अर्थ केवल, इसका अर्थ केवल, अच्छा अभी मैं, रुक जाओ, अभी लिखवाता हूं, मैं देखता हूं, आगे लिखवाने की जरूरत नहीं, खुद से भी लिख लोगे। कि अभी मैंने बताया था कि किसी भी संगठन में एक पद सोपान होता है, हायरार्की, है ना, और पदों को एक श्रेणीबद्ध तरीके में बांटा गया होता है, और हर पद से जुड़ा कर्तव्य और अधिकार दोनों होता है। अगर मैं आपका ही उदाहरण दूं तो सीडीपीओ के अपने कर्तव्य हैं और अधिकार हैं, आपका महिला सुपरवाइजर का अपना कर्तव्य और अधिकार है, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है उसका अपना अधिकार और कर्तव्य, यानी सबका वेल डिफाइन होता है किसको क्या करना है। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा ऊपर वाला अधिकारी अपने से नीचे वाले अधिकारी को आदेश, निर्देश, सूचनाएं भेजता है ना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किन के लिए करना है, और नीचे वाला जब अधिकारी उसको कर लेता है तो उसकी फाइनल रिपोर्ट बनाता है और वो ऊपर वाले को प्रेषित करता है, भेजता है कि ये काम हो गया, इतने लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, इन योजनाओं को क्रियान्वित कर दिया हमने। देखना इसमें पेपर वर्क बहुत है, मैं बता दूं, है ना, और खासकर अभी आप लोगों का तो फिर भी ठीक है, जो आपके नीचे वाले हैं सैलरी बहुत कम है और पेपर वर्क बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, आपका तो फिर भी ठीक है ना, कि सैलरी भी ठीक है, पेपर कम है, है ना, तो आपका ठीक है कि एक हद तक है। तो अब ये बात समझ में आ गई कि इसमें क्या होता है कि ऊपर से हम आदेश, निर्देश, संदेश, सूचना भेजते हैं, और नीचे से हम क्या होता है फीडबैक के रूप में हम सूचना, प्रतिवेदन ऊपर भेजते हैं, ऊपर के अधिकारी। ठीक है, तो लिखिए कि इसका अर्थ केवल अधीनस्थों तक, इसका अर्थ केवल अधीनस्थों तक निर्णय अथवा अनुदेशों को, अधीनस्थों तक निर्णय अथवा अनुदेशों को पहुंचाना ही नहीं है, निर्णय अथवा अनुदेशों को पहुंचाना ही नहीं है, अपितु अधीनस्थों द्वारा भी, अपितु अधीनस्थों द्वारा भी वरिष्ठ अधिकारियों को, अधीनस्थों द्वारा भी वरिष्ठ, अच्छा, वरिष्ठ अधिकारियों को तथ्य एवं सूचना पहुंचाई जाती है, तथ्य एवं सूचना पहुंचाई जाती है। और वो किस तरह पहुंचाई जाती है, प्रतिवेदन बना के, लिखे तुमने, है ना, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि संचार क्या होता है ना, एक समझ विकसित हुई होगी आपके अंदर, और संगठन में कितना महत्वपूर्ण है, कैसे कैसे क्या डायमेंशन, ये बात समझने में आप सक्षम हुए होंगे। कल हम लोग कुछ विचारकों की परिभाषा देखेंगे, क्योंकि कई बार वहां से भी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है ना, तो वो देख लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा और उम्मीद में कि जितना पढ़ाया जाएगा आप डेली का डेली तैयार करेंगे, और फिर अगले दिन का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब चूंकि आज किसी को पता नहीं था कि क्या है पढ़ाया जाएगा, क्या होगा, तो इसलिए पढ़ के नहीं आया। तो आपको कोशिश ये करनी है कि एक बार पढ़ के आइए, एक बार यहाँ पढ़िए, फिर घर जाइए, फिर एक बार रिवीजन करिए, और फिर लास्ट ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको करिए। इतना काम अगर
करेंगे तो महिला पर्यवेक्षक बनने से कोई रोक नहीं कर पाएगा। हालांकि ये कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा, बिना परिश्रम के नहीं। और स्मार्ट वर्क, अब हार्ड वर्क का जमाना नहीं, जमाना किसका है? स्मार्ट वर्क का है। तो स्मार्ट वर्क यही है कि एनालिसिस करके पढ़े कि कहां से ज्यादा आया और कहां से कम। तो अगर वो भी, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी किए जाते हैं, क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट या थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ, तो अगर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा सफल। यानी हमें पढ़ना कम और प्रैक्टिस ज्यादा करना। ठीक है, आज की क्लास से Thank you very much. वेलकम।